अब तक हमने देखा है कि हेन ह्यूनवू को कहते हैं कि मेरे पास केवल 3 महीने हैं। 3 महीनों के बाद मैं मरने वाली हूँ। ह्यूनवू को काफी अचंभित हो जाता है। हेन बोलती है, अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। ह्यूनवू कहता है, आज के लिए सॉरी, और अभी तक जो गलतियां मैंने की हैं उसके लिए भी सॉरी, और आज से मैं तुम्हें काफी अच्छे से संभालूंगा। और उसके आंसू निकलने लगते हैं और वह कहता है, तुम 3 महीनों में मरने वाली हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। और अब हक भी करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हेन कहती है, अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते चलो फिर साथ में मरते हैं। ह्यूनवू कहता है, तुम मजाक काफी अच्छे से कर लेती हो क्या। हेन कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। तो ह्यूनवू कहता है, यह छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है। फिर हेन उसे बताती है, जो कि हमें दिखाया भी जाता है जब वह मेडिकल सेंटर जाती है। हॉल में उसे हेडेक होने लगता है और वह ऐसा महसूस करती है जैसे वह किसी और जगह पर आ चुकी है। जब वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे पूछता है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो हेन कहती है, मैं यहाँ कैसे आई, आधे घंटे पहले मैं हॉल में थी। और वह डॉक्टर को बताती है, मुझे हेडेक होता है और साथ में मैं चीजें भूलने लगी हूँ। अब से 3 या 5 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ होगा मुझे ढंग से कुछ भी याद नहीं है। और साथ ही हमें दिखाई भी जाता है कि हेन अपने ऑफिस में होती है तो सेक्रेटरी नाव से कहती है, आज तो आप ह्यूनवू से मिलने वाले थे ना। तो डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हें क्लाउड साइटोन है, जिसका मतलब एक तरह का ट्यूमर है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। हेन कहती है, क्या मुझे सर्जरी की जरूरत है। तब डॉक्टर कहते हैं, नहीं, इस समय सर्जरी काफी खतरनाक हो सकती है। तब हेन पूछती है, क्या मैं दवाओं से ठीक हो सकती हूँ। और डॉक्टर कहते हैं, नहीं, इस समय तुम्हारी स्थिति काफी जटिल है। हेन बोलती है, तो आप सीधे बताइए मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं, सच कहूँ तो इस बीमारी का कोई भी मेडिकल समाधान नहीं है। इस बीमारी के कारण आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यह सुनकर हेन काफी चौंक जाती है। और वहीं प्रेजेंट में हेन ह्यूनवू को बता रही होती है और कहती है, मुझे तो डॉक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ह्यूनवू कहता है, अगर उसने वह कहा है तो यह सच ही होगा। हेन कहती है, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला है। हेन कहती है, मैंने आज तक कभी जंक फूड नहीं खाया। और क्या तुमने कभी मुझे सोडा पीते हुए देखा है। और जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने हमेशा अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तो यह प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हो गई है। और मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर मेरे छोटे से ट्यूमर को ठीक क्यों नहीं कर सकते, जबकि लोग तो चांद पर जा चुके हैं। हम कल फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर से सब कुछ पुष्टि करेंगे। अब तुम आराम करो और अच्छे से सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे आज अच्छे से नींद आएगी। ह्यूनवू कहता है, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, और अब मुझे भी अच्छी नींद नहीं आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वह काफी आराम से सो रहा है। जब वह उठता है तो वह कहता है कि आज का दिन मुझे कल से काफी बेहतर लग रहा है। वह अपने आप को मिरर में देखता है और मुस्कान करते हुए कहता है कि अब तो बिना डिवोर्स के ही हम 3 महीनों में अलग होने जा रहे हैं। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें सैड होना है, तुम्हें मुस्कान तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मतलब वह हेन से इतना परेशान हो चुका है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हेन मरने वाली है। फिर वह हेन को देखने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन देखता है कि हेन गहरी नींद में सोई हुई है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हेन उठती नहीं है। तो वह उसके आसपास बाजू ऊपर करता है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं हेन मर तो नहीं गई। तब वह हेन की सांसों को सुनने के लिए उसके पास जाता है और उसी समय हेन अपनी आंखें खोलती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वह उससे किस कर देता है और कहता है, मैं तो तुम्हें गुड मॉर्निंग किस करने आया था। उसके साथ ही एकदम से वह पीछे हो जाता है। हेन कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम रात को काफी अच्छे से सोए हो और तुम्हारी स्किन भी ग्लो कर रही है। ह्यूनवू से कहता है, क्या मेरी स्किन ग्लो कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो पूरी रात अच्छे से सो ही नहीं पाया। हम उन्हें गाड़ी में देखते हैं। हेन ने कहा कि इस परेशानी के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है और अगर किसी और को पता चला तो तुम्हारी गलती होगी।
यूनवू ने पूछा, क्या तुम अपनी फैमिली को नहीं बताने वाली हो? हेन ने उत्तर दिया, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही उन्हें कुछ पता है। यूनवू ने फिर सवाल किया, लेकिन ऐसा क्यों? हेन कहती है, मैं न ट्रिले यूनवू क्लब को ज्वाइन करने के काफी क्लोज हूँ। और क्या तुम्हें याद नहीं है जब दादाजी ने मुझे क्वीन डिपार्टमेंट दिया था? उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं सेल्स में 1 ट्रिले यूनवू की बिक्री से ज्यादा करती हूँ तो मुझे वह फादर के ऊपर रखेंगे। क्या तुम यह सब कुछ खराब करना चाहते हो? यूनवू कहता है, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो हेन कहती है, अगर मेरी माँ को मेरी इस समस्या का पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी और फिर सभी अभी से ही झगड़ा करने लगेंगे कि मेरी संपत्ति किसे मिलेगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर हम सोचल के साथ उसकी पत्नी को देखते हैं और सोचल को दादाजी ने बुलाया होता है और वह बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसे एक कॉफी डील करनी थी, लेकिन वह उस डील को पूरा नहीं कर पाया। फिर जब वह अंदर जाता है तो दादाजी उसे बहुत डांटते हैं। सोचल कहता है, मैं कॉफी डील का सौदा नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे सॉरी है। दादाजी पूछते हैं, तुम किस डील की बात कर रहे हो? तब सोचल जवाब देता है, कॉफी डील के बारे में। दादाजी कहते हैं, लेकिन मैं उस डील की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने कोऑपरेटिव टैक्स में 9 बिलियन यूनवू बोन का भुगतान किया है और यव की लीगल टीम को इसके बारे में पता चल गया है, और अगर यूनवू ने इस मामले को नहीं संभाला होता तो यह सारा पैसा बर्बाद हो जाता। वह कहता है, तुमने तो कॉफी डील भी बर्बाद कर दी। क्या तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते? तुम्हें हेन से कुछ सीखना चाहिए। और फिर वह सचल को बहुत डांटता है। सचल कोशिश करता है कि कुछ बोले, लेकिन दादाजी के सामने वह कुछ नहीं कह पाता। वह बेहोश हो जाता है और फिर हम सचल को अस्पताल में देखते हैं। चन किम सोन को बताती है कि डॉक्टर के अनुसार उसे पैनिक अटैक आया था। किम सियोन सचल से पूछती है कि क्या वह ठीक है, और सचल कहता है कि यह सब कुछ यू की वजह से हुआ है, और वह अपनी माँ को सारी बातें बताता है। इसके बाद हम यूनवू और हेन को देखते हैं जो चिकित्सक के पास गए हैं। हेन ने हाल ही में अपनी जांच करवाई थी। चिकित्सक ने बताया कि परिणाम पहले जैसे ही हैं। इस पर यूनवू ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरी पत्नी की मृत्यु 3 महीने में हो जाएगी? चिकित्सक ने उत्तर दिया कि वह सटीक समय नहीं बता सकते। यूनवू ने कहा, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। हेन ने कहा, अब बस भी करो, चलो यहाँ से। यव ने जवाब दिया, नहीं, मुझे जानना है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। हेन ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो यहीं बैठे रहो, मैं तो जा रही हूँ। और फिर हेन बाहर निकल गई और उसने एक रोगी को देखा जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुई। लेकिन बाहर जाकर उसने कहा, नहीं, मैं उनसे बहुत अलग हूँ। इस बीच यव डॉक्टर से विनती कर रहा था, कृपया मुझे सटीक समय बता दीजिए, मेरी जिंदगी दांव पर है। इसके बाद हम किम सन को देखते हैं जो न से मिलने आई है और पूछती है, यूनवू कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। न जवाब देती है, मुझे नहीं मालूम और यह मेरा कार्यस्थल है। आप यहाँ क्यों आए हैं? किम सन ने कहा, अगर यूनवू को अपना काम सुधारना ही था तो उसे यह सबको बताने की क्या आवश्यकता थी? वह इसे गुप्त रूप से भी तो कर सकता था। हेन ने कहा, मेरे पास अभी फालतू की बातें सुनने का समय नहीं है, हमारी जिंदगी में अभी बहुत गंभीर मुद्दे चल रहे हैं। तब किम सन ने कहा, सचल को पैनिक अटैक आ गया था। यह सुनकर हेन मुस्कुराई। वह कहती है, तुम तो बहुत घबरा गई होगी, और फिर जोड़ती है, मैंने भी तुमसे कहा था कि मेरी जिंदगी में एक गंभीर मसला चल रहा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। किमोन ने कहा, तुम बखूबी जानती हो कि क्या करना है। हेन ने उत्तर दिया, हाँ, मैं समझ चुकी हूँ, मैं अपनी समस्याएं खुद हल कर लूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। किम सन ने कहा, मैं यू से बात किए बिना नहीं जाऊंगी। हेन ने चेतावनी दी, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे बेटे को अंतिम सांस तक परेशान करूंगी, चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो। किम सन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप बैठकर सब कुछ देखती रहूंगी? यह कहकर वह वहाँ से चली गई। फिर हम यूनवू को सीओ के साथ देखते हैं और वहाँ भी क्यून विभाग में अटोनी होती है, जहाँ यूनवू वो पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सयो जवाब देता है, क्योंकि यहाँ बात करना तुम्हारे लिए सुरक्षित है और मैं क्वीन विभाग के खिलाफ जाकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। यूनवू वो कहता है, लेकिन तुम क्वीन विभाग के खिलाफ क्यों जाना चाहते हो? योंग चलाते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि कल तुम बच्चों की तरह रो रहे थे? तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा।
इसलिए बेहतर होगा कि तुम डिवोर्स ले लो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ह्यूनवू कहता है, मैं अब डिवोर्स नहीं लेना चाहता। इस पर सी चौंक जाता है और पूछता है, तुमने अचानक अपना निर्णय क्यों बदल दिया? यू कहता है, मुझे लगता है कि मैं अभी सहन कर सकता हूँ और शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। सयो कहता है, तुम साफ साफ क्या कहना चाहते हो? तो ह्यूनवू वो एक टिश्यू पेपर पर एक पता लिखता है और कहता है, थोड़ी देर बाद मुझसे इस पते पर मिलो। वो कहता है, ठीक है। फिर हम उन्हें एक जगह पर देखते हैं। दोनों अपनी अपनी कार में होते हैं और खिड़की से बाहर आते हैं। ह्यूनवू उसे कान में सब कुछ बता देता है और सयो पूछता है, क्या यह सच है? ह्यूनवू कहता है, हाँ, और मैंने तुम पर बहुत भरोसा करके यह बताया है। अगर किसी को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शयो कहता है, क्या सच में 3 महीने बाद वह मरने वाली है? ह्यूनवू कहता है, हाँ, और मैं खुश हूँ कि बिना डिवोर्स के ही 3 महीने बाद मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। सयो कहता है, वैसे यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारा डिवोर्स होता तो तुम्हें उसे पैसे भी देने पड़ते। अभी तो फ्री में ही तुम उससे अलग होने वाले हो। इसका मतलब है कि उसके मरने के बाद क्वीन विभाग तुम्हारा हो जाएगा। ह्यूनवू कहता है, क्या तुम्हें वह पागल लगती है? सयो कहता है, क्या उसने मरने से पहले अपनी कोई इच्छा लिखी है? ह्यूनवू कहता है कि हाँ, और वह मुझे कुछ भी नहीं देगी। यह सुनकर सियो कहता है कि यह बहुत ही दुखद है। इस पर सयो कहता है कि सोचो, भगवान ने तुम्हें 3 महीने क्यों दिए होंगे? तुम्हारे पास 3 महीने हैं हेन को अपनी ओर करने के लिए। इन 3 महीनों में तुम हेन को इतना प्यार दो, अपना दिल और आत्मा उसे सौंप दो, ताकि उसे लगे कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ऐसा करने से शायद उसका दिल बदल जाए और वह अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दे। यव कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह इतना आसान है? स्यो कहता है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है? फिर हम देखते हैं कि ह्यूनवू हेन के पास पहुंचता है फूलों का गुलदस्ता लेकर। हेन पूछती है, यह सब क्या है? ह्यूनवू कहता है, 2 साल पहले जब हमारी शादी की सालगिरह थी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन तुम नाराज हो गई थी और कहा था कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं है। इसलिए पिछले साल मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी नाराज हो गई कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया, और इस बार मैं सिर्फ फूलों का गुलदस्ता लेकर आया हूँ। तो हेन कहती है, तुम्हें क्या लगता है, हमारी शादी इतनी अच्छी थी कि तुम मेरे लिए फूल लेकर आए हो? ह्यूनवू कहता है, मैं हाँ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो, और वह फूलों का गुलदस्ता देकर चला जाता है। फिर हम उन दोनों को नाश्ता करते हुए देखते हैं और यव हेन से कहता है, क्या यह डाइनिंग टेबल हमेशा से ही 10 लोगों के लिए है? हेन कहती है कि हाँ। तो ह्यूनवू अपनी प्लेट उठाकर हेन के बगल में बैठ जाता है। हेन पूछती है, यह सब क्या है? ह्यूनवू कहता है, अब से मैं यहीं बैठूंगा, और वह हेन को श्रम पील करके भी देता है। यह देखकर हेन बहुत चौंक जाती है। फिर हम उन सभी को एक मीटिंग में देखते हैं, जहां यह प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, और तभी न को खांसी होने लगती है। यह देखकर ह्यूनवू घबरा जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और वह कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो। लेकिन हेन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद सचल अपने एक दोस्त से कह रहा होता है, ह्यूनवू को क्या हो गया है? आखिर ये हेन की इतनी परवाह कब से करने लगा? वहीं हम हेन को देखते हैं जो बाहर खड़ी होती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तो यून उसे अपना कोट देता है और कहता है, तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए था, तुम बाहर क्यों इंतजार कर रही हो इतनी ठंड में? और वह उसका हाथ पकड़ता है। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, यूनवू ने कहा, और फिर उसने हेन के हाथों को अपनी जेब में डाल दिया। इस दृश्य को देखकर उनकी सेक्रेटरीना बहुत चौंक गई और सोचने लगी, यव को क्या हो गया? उसने ह्यूनवू से पूछा, क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? ह्यूनवू ने जवाब दिया, तुम चुप रहो। इसके बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं और हेन ने कहा, तुम्हें इतना ड्रामाटिक होने की जरूरत नहीं है। ह्यूनवू ने जवाब दिया, मुझे तो पता भी नहीं है कि ड्रामाटिक कैसे होता है। जब ह्यूनवू का हाथ सीट के ऊपर था, हेन ने कहा, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, और ह्यूनवू ने चुपचाप अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर हम यव की बहन किम सियोन को उसके सैलून में देखते हैं, जहाँ कुछ महिलाएं ह्यूनवू और हेन के बारे में बात कर रही हैं, यह कहते हुए कि वे एक अच्छा जोड़ा हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वे एक और जोड़े के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिनका तलाक हो गया है। पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया है?
यह कोई नहीं जानता। किम सन ने कहा, तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लोग साथ में खुश नहीं हैं, तो वे तलाक ले सकते हैं। फिर हम किम सोन को उसके परिवार के साथ देखते हैं और वह कहती है, पता नहीं ह्यूनवू को क्या हो गया। हमने उसे पढ़ाने के लिए सल भेजा था, लेकिन अब वह तलाक लेना चाहता है। बेकू कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बंगे कहती है कि अगर वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, तो वह तलाक ले सकता है और तलाक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम हेन को उसके परिवार के साथ देखते हैं, जहां ह्यूनवू भी मौजूद होता है। हेन की मां किम सेन उसे बताती है कि वह उस पर मुकदमा करने वाली है, क्योंकि उसने उसकी संपत्ति पर अपना डिपार्टमेंट स्टोर कैसे बना लिया है। यह सुनकर न चौंक जाती है और कहती है कि इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है और वह थोड़ी सी जमीन थी जिसके लिए उसे अनुमति मिली थी। किम सेन कहती है कि हाँ, उसने अनुमति दी थी, लेकिन अब वकील उसके खिलाफ हैं और लोग भी गपशप कर रहे हैं कि वह हेन को विशेष उपचार दे रही है। इस पर हेन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि स्टोर बनने के बाद वह उस पर कैसे मुकदमा कर सकती है और क्या वह चाहती है कि वह स्टोर को तोड़ दे। इस पर हेन के पिता कहते हैं कि वह इतना गुस्सा क्यों कर रही है। उसकी मां समझौता करके मामले को सुलझाना चाहती है, लेकिन वह बात को बढ़ा रही है। इस पर हेन खड़ी हो जाती है और कहती है कि वे उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं और बोलते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिसे ह्यूनवू नोटिस कर लेता है। ह्यूनवू हेन का हाथ पकड़ता है और उसकी मां को बोलते हुए बीच में रोक देता है। कहता है कि वह इस केस पर बाद में विचार करेगा और फिर उन्हें बताएगा, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें इस बारे में दादाजी से चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद ह्यूनवू वहां से चला जाता है और लिफ्ट में हेन से कहता है कि वह अपनी बीमारी को गुप्त रखना चाहती है, लेकिन उसके व्यवहार से परिवार को शक हो सकता है। हेन कहती है कि परिवार को छोड़ दो और ह्यूनवू से पूछती है कि उसे क्या हो गया है। उसे उसके लिए श्रीम पील करने या अपना कोट देने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि उसे उसके साथ पहले की तरह व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ अत्यधिक प्रेमपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। फिर हम ह्यूनवू को शयो के साथ देखते हैं, जो कहता है कि उनका प्लान विफल हो गया है, क्योंकि हेन ने उसे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उसे उसके साथ प्रेमपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। ह्यूनवू कहता है कि वे 2 साल से अजनबी थे, अब वह कैसे इतना प्रेमपूर्ण हो सकता है और यह उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है। सियोन पूछता है कि उन्होंने शादी क्यों की, क्या वे पहले एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। तो ह्यूनवू कहता है कि हाँ, वे प्यार करते थे, लेकिन वह बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मुझे तो यह भी नहीं पता चला कि हमारा प्रेम कब अदृश्य हो गया। लेकिन विचारणीय यह है कि यह सब कैसे हुआ। शिव कहते हैं कि पहले तुम दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि हेन तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गांव तक हेलीकॉप्टर से आई थी। मेरा मानना है कि अगर आप अपने प्रेम को स्थायी रखना चाहते हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद प्रेम का क्या होता है यह पता ही नहीं चलता। फिर हम ओमजा को देखते हैं, जो एक चर्च में आती है और वहां उसका पूर्व पति किसी और से विवाह कर रहा होता है। यह देखकर बंजा बहुत क्रोधित होती है और कहती है, अच्छा तो तुम किसी और से विवाह कर रहे हो। इसे देखकर उसका पूर्व पति बहुत डर जाता है। बंजा कहती है, तुमने सुना होगा कि मैं जेल में थी और शायद इसलिए तुम कोरिया वापस आए हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी जब तक तुम किसी अन्य देश में हो, लेकिन अब तुम मेरे सामने विवाह कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। और फिर वह उसे मारने लगती है। पास में एक पेड़ होता है, उसे उठाकर उसे मार देती है। व्योमजात्रिर ने ह्यूनवू से कहा कि उसके चेहरे पर कुछ धुंधलापन है और उसे साफ करने के लिए उसे एक हैकी दी। बजा ने कहा कि चूंकि वह प्रोबेशन पर है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बमजा ने कहा कि उसने उसे धोखा दिया है, तो वह उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है। ह्यूनवू ने कहा कि वह चिंता न करे, वह उसके केस के बारे में हटनी से बात करेगा। फिर बजा वहां पर धूम्रपान करने लगी, लेकिन ह्यूनवू ने उसे रोका और कहा कि वह यहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकती और उसे घर जाने के लिए कहा। फिर हम भीमजा को घर पर देखते हैं और चेयरमैन उसे कहता है कि उसने सुना है कि उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया है। बमजा ने कहा कि उसे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वह भूखे पेट मर जाए, और वैसे भी चेयरमैन ने उसे मरने के लिए जेल में भेज दिया था।
चेयरमैन ने कहा कि उसने उसे जेल में नहीं भेजा था, बल्कि उसने जो किया था उसकी वजह से वह जेल में थी। ओमजा ने कहा कि उसने ऐसा क्या कर दिया था, उसने तो केवल उसके थोड़े से बाल ही खींचे थे। चेयरमैन ने कहा कि ओली मासूम है और उसने उसके बाल खींचे थे, लेकिन उसकी वजह से उसकी डिस्क स्लिप हो गई थी। गमजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि क्या वह सोचता है कि वह सच में मासूम है, जो अब उनके परिवार की मैडम बनने वाली है। चेयरमैन ने कहा कि वह हमारे परिवार की मैडम नहीं है और न ही वह हमारे परिवार के रजिस्टर में दर्ज है। वजा ने पूछा कि फिर उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। चेयरमैन ने जवाब दिया कि वह गलत समझ रही है, सली को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। बमजा ने कहा कि यही तो चिंता की बात है, अगर उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए तो वह यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा कि उसे लगता है कि चेयरमैन एक मूर्ख इंसान है जिसने अपना सारा पैसा संभाल कर रखा है। उसने सुझाव दिया कि उसके मुंह पर पैसे देकर उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। इस पर चेयरमैन को भी गुस्सा आ गया। फिर हम चेयरमैन को सोली के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ सोली ने कहा कि अगर वह जीत जाती है तो उसे चेयरमैन से एक एहसान चाहिए। चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, लेकिन वह क्या होगा। इस पर सोली ने कहा कि वह समय आने पर बताएगी। फिर हम किम सयो को उसके पति बमजू के साथ देखते हैं, जहां बमजू ने कहा कि उसे हेन के साथ इतना कठोर नहीं होना चाहिए और उसे अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। किम सयो ने कहा कि उसके पिता कोई भी समस्या नहीं चाहते थे, लेकिन उसने केवल उनकी बात सुनी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि सुवन को क्यों मरना पड़ा, आखिर वह उसका बेटा था और उसने अपना बेटा खो दिया है। बमजू कहता है कि वह घटना केवल एक दुर्घटना थी और इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। किम सो कहती है कि वह अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती और यह कहकर वहां से चली जाती है। इस बीच न दूर से उनकी बातें सुनती है और दुखी हो जाती है। यूनवो घर पर होता है, समय देखता है और सोचता है कि न अभी तक घर क्यों नहीं आई। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उसके पास 3 महीने हैं, लेकिन चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। यूनवो सोचता है कि अगर उसके पास 3 महीने हैं तो वह सिर्फ 3 महीने ही क्यों होने चाहिए। वह उसकी बीमारी के बारे में सर्च करता है और पता चलता है कि कुछ मरीज ऐसे भी थे जिन्हें डॉक्टर ने केवल 3 महीने दिए थे, लेकिन 3 महीने बाद भी वे जीवित थे, यानी चमत्कार सच में कभी भी हो सकते हैं। जब न घर आती है तो ह्यूनवू के कमरे में जाती है और देखती है कि ह्यूनवू सो रहा है और उसके लैपटॉप पर देखती है कि उसने उसकी बीमारी के बारे में सर्च किया है। वह देखती है कि इस बीमारी से पीड़ित लोग ठीक हो सकते हैं। कई मरीजों को केवल 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन वे 3 महीने बाद भी जीवित थे। यू जागता है और हेन से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। हेन जवाब देती है कि उसे बिस्तर पर सोना चाहिए था। फिर वह यू से कहती है कि पहले उसे यू पर शक था। उसे लगा था कि उसकी मौत की खबर सुनकर यू खुश होगा और इसीलिए उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यू को वास्तव में उसकी चिंता है और वह उसकी बीमारी के बारे में भी सर्च कर रहा है। यू कहता है कि हाँ, उसे सच में उसकी चिंता है। तब हेन कहती है कि अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वह वादा करती है कि उसे कुछ नहीं होगा। वह कहती है कि पहले उसने हार मान ली थी, लेकिन यू से उसे आशा मिली है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और अगर वह मर भी जाती तो उसके परिवार को कोई दुख नहीं होता और उसके मरने के बाद कोई भी उसका शोक नहीं मनाता। लेकिन आज उसे पता चला कि यू उनसे अलग है, उसे उसकी फिक्र है। वह कहती है कि अब वह उसके लिए जीवित रहेगी और उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास रिकवर होने के लिए 3 महीने हैं और चमत्कार भी हो सकता है। वह अपनी समस्या को लेकर बड़े डॉक्टरों से बात करेगी और जल्दी रिकवर होने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद वह वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद वह व्यक्ति सोचने लगता है कि अगर वह सच में बच गई तो उसका क्या होगा। फिर हम सचल और चन को उसके बच्चे के साथ देखते हैं, जहां सचल चन की फोटो लेने लगता है, लेकिन चन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर वह फोटो पोस्ट करेगा तो उसके बारे में आर्टिकल पोस्ट होंगे जो उसके परिवार को पसंद नहीं आएंगे। सचल कहता है कि वह फोटो नहीं लेगा और चन उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में बताती है जिसका नाम यून है और वह 1 ट्रिलियन ह्यूनवू इन्वेस्ट करना चाहता है। चन कहती है कि यून बड़े इन्वेस्टर ढूंढ रहा है और उसे भी उससे मिलना चाहिए।
चन यह भी बताती है कि वह हे इन हर्सी को अपने स्टोर में लाना चाहती है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि हर सेना के इवेंट में आई हुई है। उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम इमी है और वह उसकी प्रतिस्पर्धी बन जाती है। इमी उससे कहती है कि वह हर्सी को अपने स्टोर में लाना चाहती है क्योंकि उसके स्टोर में हर सेना के लिए जगह है। इमी का कहना है कि मिस्टर हरमन जो हर सेना का संचालन करते हैं, उन्हें वे लोग पसंद हैं जो दूसरों के साथ संबंध अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे ही लोग अच्छे व्यापारिक साझेदार होते हैं। इमी यह भी कहती है कि उसे पता है कि उसके कोई मित्र नहीं हैं और यही कारण है कि सभी लोग अपने परिवार और जीवन साथी के साथ आए हैं, लेकिन वह अकेली आई है। फिर वह रेस्टरूम जाती है और यबू को संदेश भेजकर पूछती है कि वह कहाँ है और यबू कहता है कि वह ट्रायल में है। जब वह बाहर आती है तो इमी पूछती है कि क्या उसका पति नहीं आ रहा है और वह कहती है कि वह ट्रायल में है। इमी कहती है कि उसे लगता है कि यह सिर्फ एक बहाना है और वह उसके साथ आना ही नहीं चाहता था। इमी ने सुना है कि वे जल्दी ही अलग होने वाले हैं और उसने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। इमी कहती है कि उसे शुरुआत से ही एक ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए था जिसकी सोच उसके जैसी हो। जब वह इमी पर गुस्सा करती है तो इमी कहती है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, इसलिए वह अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही है। इमी यह भी कहती है कि उसे मिस्टर यून से शादी कर लेनी चाहिए थी। मिस्टर यून जो मिस्टर हरमन के दाहिने हाथ की तरह हैं और वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। लेकिन यह मिस्टर यून ही हैं जिनके बारे में यून सोचल को बताया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि हेन मिस्टर यून से बात कर रही है और उसे बताती है कि उसने उसे सूचित नहीं किया कि वह अकेली आई है। यून उससे कहता है कि क्या उसे याद नहीं है कि पिछली बार उसने कहा था कि उसे संपर्क न करे। हेन कहती है कि क्या वाकई उसे याद नहीं है और यून कहता है कि उसे लगता है कि हेन उससे कुछ कहना चाहती है और वह स्पष्ट रूप से कह सकती है। इस पर हेन कहती है कि वह सीधे बात करेगी और वह हर्सी को अपने स्टोर में जोड़ना चाहती है और यून तो जानता ही है कि इमी उसकी प्रतिस्पर्धी है, इसलिए वह उससे आगे निकलना चाहती है। लेकिन उसने सुना है कि यून मिस्टर हरमन के काफी करीब है, इसलिए वह पूछती है कि क्या यून उसकी मदद कर सकता है। यून पूछता है कि उसे हेन की मदद क्यों करनी चाहिए, तो हेन कहती है कि हालांकि कॉलेज में उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वह अच्छे शर्तों पर हुआ था। फिर वे सभी मिस्टर हरमन से बात करने के लिए खड़े होते हैं और तभी हेन को एक लड़के से धक्का लगता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यूनबू आ जाता है। हेन उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि वह तो ट्रायल में था, तो ह्यूनवू कहता है कि हाँ, लेकिन वह ट्रायल जीत गया है और इसलिए वह भागते हुए उसके पास आ गया। यबो और हेन दोनों मिस्टर हरमन को अपने आप से परिचित करवाते हैं, जिससे मिस्टर हरमन उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और इमी उन्हें देखकर चकित रह जाती है। इसके बाद हेन नवी से बात करती है और कहती है कि उसके पति को देखकर लगता है कि उसका पति बहुत अच्छा है, वह उसकी बहुत देखभाल करता है और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है और इमी को बहुत गुस्सा आता है। फिर इमी का पति आता है और वह अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। उससे कहती है कि वह हैंडसम क्यों नहीं है और उसे सिर्फ खाने से मतलब है। लेकिन उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका सारा ध्यान सिर्फ खाने पर होता है। फिर हम यून को देखते हैं जो यूनवू से बात करता है और कहता है कि उसे हेन और यूनवू को साथ में देखकर अजीब लगा, या यूं कहें कि उसे अच्छा नहीं लगा। यून उसे बताता है कि कॉलेज के समय में वे रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। यव कहता है कि हेन बहुत अच्छी है और उसे लगता है कि उसके कई रिलेशन रहे होंगे, लेकिन यून कहता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। यून कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। यह सुनकर ह्यूनवू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे हेन पर बहुत भरोसा है। रेस्ट रूम में अकेले में वह सोचता है कि अगर यून को हेन इतना पसंद था तो उसे उससे शादी करने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, जिससे उसकी खुद की जिंदगी भी बच सकती थी। अब वह सोचता है कि यून उसे अपनी भावनाओं के बारे में क्यों बता रहा है, क्या वह उसे चाहता है। जब यून रेस्ट रूम से बाहर आता है तो देखता है कि यून और हेन हंसते हुए बात कर रहे हैं, जिसे देखकर यव को बहुत बुरा लगता है।
यव को लगता है कि भले ही वह हेन को पसंद नहीं करता, लेकिन वह उसे किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो किन सियोन को मिस्टर यून के बारे में बता रही है, जो मैनेजिंग शेख फाइनेंस को भी संभालता है। चन कहती है कि सुजल भी उससे मिलना चाहता है और बहुत से लोग उससे मिलने के लिए तरस रहे हैं। ग्रेस बताती है कि हेन और यून एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वह चाहती थी कि हेन यून से शादी करे, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है कि उसे यून को अच्छे से परिचित करवाना चाहिए था। किन सन कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। उसने खुद को पैर पर चोट पहुंचाई है और उसी समय हेन वहां आती है और कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ? मैं अपने पति से शादी करके बहुत आभारी हूँ, इसलिए तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। फिर किन सन कहती है, हमारे परिवार के शिकार के लिए मिस्टर यून को आमंत्रित करो। हेन जवाब देती है, अगर मैं उसे आमंत्रित करूंगी तो वह जरूर आएगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। किन सन कहती है, जो मुकदमा मैंने तुम्हारे खिलाफ किया है मैं उसे वापस ले लूंगी। फिर हम यूनवू, हेन और यून को हेलीकॉप्टर में देखते हैं जो एक जगह पर आते हैं जहां हेन का पूरा परिवार शिकार के लिए आया होता है। वहां सभी को बंदूकें दी जाती हैं और मानचित्र में उन्हें बताया जाता है कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। बंजा के हाथ में भी बंदूक होती है तो सचल किन सन से कहता है, मुझे लगता है कि हमें बंजा को बंदूक नहीं देनी चाहिए थी। अगर उसने किसी को गोली मार दी तो क्या होगा? किन सबन कहती है, वह अपनी मर्जी की मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जेल में जाने के बजाय उसे मानसिक अस्पताल में होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन एक पक्षी पर गोली चलाता है, जिसे देखकर सचल तालियां बजाता है कि उसने शिकार कर लिया है। फिर सोचल यूनवू से कहता है, क्या इस बार भी तुम खाली हाथ घर जाओगे? हम यहाँ हर साल आते हैं, तुम्हें कुछ तो सीखना चाहिए। यूनवू से पूछता है, क्या तुम अच्छे शिकार करना जानते हो? यूनवू कहता है, मैं इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख लूंगा। फिर हम यूनवू और हेन को देखते हैं जो अपने क्षेत्र की ओर जा रहे होते हैं। हेन ने शिकार के लिए उससे कहा कि तुम हर साल यहाँ आते हो, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए, इस बार तुम शिकार करके ही जाओ। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रही है और एक विशेष क्षेत्र के बारे में बता रही है जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन वह क्वींस की संपत्ति है। फिर हम य को देखते हैं जो हेन को खोज रहा है क्योंकि हेन आगे निकल गई थी। यूनवू को लगता है कि सामने कोई जानवर है, इसलिए वह बंदूक तान देता है, लेकिन वहाँ यून होता है। यून कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि दूसरों के क्षेत्र में शिकार नहीं करना चाहिए? यून कहता है कि उसे नहीं पता था और वह अभी सीख रहा है। फिर यून कुछ हिरणों को देखता है और उन्हें गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन यून पहले ही गोली मारकर उन्हें भगा देता है और कहता है कि उसने अभी तो कहा था कि दूसरों के क्षेत्र में शिकार नहीं करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें सिखाऊं? फिर हमको देखते हैं जो एक डम्पलिंग को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं कर पाती और कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है। उसे भ्रम होने लगते हैं और वह सोचती है कि शायद वह किसी और जगह पर है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि यह वास्तविक नहीं है। फिर एक बड़ा जानवर उसकी ओर भागता है, जिसे देखकर वह डर जाती है, लेकिन तभी यूनवू आता है और उस जानवर को गोली मार देता है। वह हेन से पूछता है कि क्या वह ठीक है। एपिसोड के अंत में हमें दिखाया जाता है कि यूनवू अपने परिवार से हेन के बारे में बात कर रहा है और उसे नहीं पता कि हेन क्वींस विभाग की रानी है। वह अपने परिवार से कहता है कि वह हेन से शादी करना चाहता है। किमोन पूछती है कि वह एक गृहिणी से शादी क्यों करना चाहता है और क्या उसे एक विद्वान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। यूनवू कहता है कि वह भी यही चाहता था, लेकिन वह हेन के बारे में बहुत सोचता है और उसकी चिंता करता है। अगर हेन को निकाल दिया गया तो उसका क्या होगा? उसे लगता है कि वह हेन के बिना मर जाएगा। बंगी कहती है कि अगर यह इतना गंभीर मामला है तो वह उससे शादी कर ले। यून मुस्कुराता है और कहता है कि वे शादी करने वाले हैं और वह हमेशा हेन की रक्षा करेगा। इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है।